नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौर्य साम्राज्य। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पिछली वीडियो देखो, क्योंकि इससे पीछे हमने मगध के 3 वंश कंप्लीट किए हैं। क्योंकि मगध पर चौथा वंश कौन सा आपका? मौर्य वंश है। तो मगध पर चौथा वंश कौन सा है आपका? मौर्य वंश है। इससे पहले जो 3 वंश है उसमें सबसे पहला वंश कौन सा है आपका? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश शिशुनाग वंश। शिशुनाग के बाद आपका आता है नंद वंश। और नंद वंश के बाद चौथा वंश मौर्य वंश। तो मगध पर कौन सा वंश है? मौर्य वंश। तो चौथे नंबर का वंश है। अगर पूछा जाए मगध पर टोटल कितने वंश स्थापित हुए थे तो बताना आप 7 वंश स्थापित हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके मौर्य वंश। इससे पहले जो वंशों के बारे में आप याद रखना, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार पिछली वीडियो देखो। अब मौर्य के बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है, जैसे कि मौर्यों की भाषा क्या थी। तो मौर्यों की भाषा क्या थी? पाली थी। और पूछा जाए मौर्यों की मुद्रा क्या थी तो मुद्रा पण इनकी मुद्रा थी। इसके बाद नेक्स्ट इनकी शिक्षा का केंद्र तक्षशिला इनकी शिक्षा का केंद्र था। अब बात कर लेते हैं इनकी राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। अब देखो यहाँ से जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है, जो सबसे शुरुआत में क्वेश्चन बन जाते हैं कि मौर्य की भाषा पाली, सही है। उसके बाद मुद्रा पूछी जाए तो पण, शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, ये सिंधु और झेलम नदी के संगम पर है। वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। और विश्व की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? तक्षशिला। उसके बाद नेक्स्ट जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। और अगर ये पूछा जाए कि मौर्य वंश का न्यायालय कहाँ था, इनका सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, तो वो भी आपका पाटलिपुत्र था। और पूछा जाए मौर्यों का प्रतीक क्या था, तो प्रतीक के रूप में किसे मानते थे? मोर इनका प्रतीक था। अब इससे अलग की जो बातें हैं जो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र के अन्य नाम क्या है तो ये याद रखना, पालिम बोथरा। पाटलिपुत्र का अन्य नाम पालिम बोथरा। और इससे अलग एक और नाम आता है पालीब्रोथस। पालिम बोथरा और पालीब्रोथस दोनों किसके नाम है तो बताना? पाटलिपुत्र के नाम है, जो मौर्य की राजधानी भी थी और इनका न्यायालय भी था। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। अब देख लेते हैं जो चीज़ें इनके बारे में लिखी गई है लूसेंट में। जितना लिखा है वो तो पढ़ना ही है, एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जरूरी है, आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म ऐसे याद रखना 345 ईसा पूर्व में हुआ था। एक व्यक्ति का नाम है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। ये जो विलियम जोन्स है, आपने इनसे पहला आपने पढ़ा होगा, इनकी एक संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी। ये वही विलियम जोन्स है जिनकी संस्था क्या थी? एशियाटिक सोसाइटी। और ये विलियम जोन्स बताते हैं कि भारत का जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसे यूरोप महाद्वीप में किस नाम से जाना जाता है? सैंड्रोकोटस। किसके आधार पर? जस्टिन के आधार पर। एक नाम और आता है, सैंड्रोकोटस हो गया, एक नाम और याद रखना इनका, एंड्रोकोटस। और एंड्रोकोटस किसके आधार पर है? प्लूटार्क के आधार पर। तो प्लूटार्क के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या ना? एंड्रोकोटस। जस्टिन के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोटस। और ये एंड्रोकोटस सैंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ये बताने वाले व्यक्ति कौन है? सर विलियम जोन्स है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है जिस नाम से इसे जाना जाता है यूरोप महाद्वीप में, आप इसके बारे में याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस इनकी पुस्तक है में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रेसल आस्य निम्नकुल से उत्पन्न बताया है। अर्थात विशाखदत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया है। सिर्फ एक पुस्तक के आधार पर बताया गया है। पुस्तक का नाम याद रखना, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? क्या ना? निम्न जाति का। जबकि जब इससे अलग पढ़ेंगे तो
उच्च जाति का बताया गया है, सिर्फ मुद्रा राक्षस में बताया गया है निम्न जाति का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो लिखा हुआ है, घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसके अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। अब देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है, जिसे किसके द्वारा हराया गया था? तो आपका ये हराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। लेकिन घनानंद को जब हराया गया था तो किसने सहायता की थी? चाणक्य। अब चाणक्य के बारे में सभी जानते हैं कि चाणक्य के अन्य नाम क्या है? तो कहना कौटिल्य। और अगर पूछा जाए बचपन का नाम बताओ, तो बचपन का नाम क्या आपका? विष्णुगुप्त। इन्हीं के दो नाम है चाणक्य के, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। लेकिन इसमें ये पूछा जाता बचपन का नाम बताओ, तो बचपन का नाम क्या आपका? विष्णुगुप्त। और ये कौटिल्य किसके द्वारा रखा गया था? स्वयं इनके द्वारा अपना नाम रखा गया था कौटिल्य। इससे अलग एक और नाम आता है चाणक्य का, द्विजसभ। तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? कहना द्विजसभ। इसका अर्थ क्या होता है? गुरुओं का गुरु। तो ये सब चाणक्य के नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और द्विजसभ सब किसके नाम है? आपके चाणक्य के। लेकिन एग्जाम में पूछा गया बचपन का नाम, आप निशान लगा दे। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। सही है, जब चंद्रगुप्त मौर्य आपका घनानंद को हराता है तो उसकी मदद कौन करते हैं? चाणक्य करते हैं, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इन्हें अपना प्रधानमंत्री बना देता है। आगे देखो, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसके मतलब चाणक्य के द्वारा पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। अब देखो बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये याद रखना कि अर्थशास्त्र की भाषा क्या है आपकी? तो भाषा है इसकी संस्कृत। और अर्थशास्त्र कितने भागों में बटी हुई है? तो कहना भागों की संख्या है इसकी 15। और इसका संबंध किससे है? राजनीति शास्त्र। इससे संबंध है राजनीति शास्त्र से। अगर राजनीति शास्त्र ऑप्शन में नहीं होगा तो आएगा युद्ध शास्त्र, क्योंकि इसमें युद्ध विद्या भी है। और इसी अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, और जो राजा होगा, जो भी राजा होगा, उसका क्रूर होना आवश्यक है। ये कहाँ लिखा गया है? तो कहना अर्थशास्त्र में। किसके द्वारा है आपकी लिखी गई? तो चाणक्य के द्वारा। अब नेक्स्ट, इससे अलग की जो बात है आपको याद रखना, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी तुलना होती है, एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, द प्रिंस। द प्रिंस एक पुस्तक है, ये भी आपकी राजनीति पर ही आधारित है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनका नाम याद रखना, मैकियावेली। मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? अर्थशास्त्र से। और भारत का मैकियावेली किसे बोला जाता है? तो हम चाणक्य बोलते हैं। तो चाणक्य की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, कि जैसा हमारे यहाँ आपका चाणक्य जो राजनीति के बारे में बताते हैं, सेम इसी तरह से इटली के दार्शनिक थे मैकियावेली, वो भी अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजनीति के बारे में बताते हैं। तो दोनों की पुस्तक की आपस में तुलना की गई है, अर्थशास्त्र की द प्रिंस से और मैकियावेली की चाणक्य से। तो इसी कारण हम बोलते हैं कि भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं? चाणक्य को बोलते हैं। ये याद रखना। और मैकियावेली कहाँ के रहने वाले थे? इटली के दार्शनिक थे, ये याद रखना। उससे अलग नेक्स्ट मैकियावेली के बारे में जो क्वेश्चन बनता है, और कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि आधुनिक राजनीति का पिता, आधुनिक राजनीति का पिता किसे बोला जाता है? मैकियावेली को बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगी। पुस्तक की तुलना पुस्तक से और व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से। अगर ये पूछा जाए आधुनिक राजनीति का पिता कौन है, तो इटली के दार्शनिक मैकियावेली थे। इतनी चीज़ें बिल्कुल बेसिक है जो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसका बचपन का नाम पूछा जाए याद रखना, क्योंकि एक एक लाइन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा था।
चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझना देखो यहाँ पर कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का है, जैन धर्म का है। और अगर ये पूछा जाए जैन धर्म का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो बताना चंद्रगुप्त मौर्य ही जैन धर्म का सबसे शक्तिशाली राजा था। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन की शिक्षा किस व्यक्ति से ली है, तो उनका नाम याद रखना, भद्रबाहु। एक जैन गुरु थे भद्रबाहु, इनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन की शिक्षा ली है। तो ये पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन की शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, आप अपना याद करना या नोट कर लेना। इससे अलग जो बातें हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही, ये दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। इससे अलग की जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है कि एक मीटिंग हुई थी या बैठक हुई थी पाटलिपुत्र में। कब की गई थी, तो याद रखना 300 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व एक बैठक की गई थी, जिस बैठक में जैन धर्म दो भागों में बटा था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूल भद्र नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो जैन धर्म की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी या बैठक कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के। कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व। और अध्यक्षता किसने थी, स्थूलभद्र। और उसमें हुआ क्या था, जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, आप याद रखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देख लेते जो आगे दिया गया होगा, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना काया कलेश या संलेखना विधि से अपने प्राण कहाँ त्यागे थे, तो कहना कर्नाटक में। और अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म को दक्षिण भारत कौन सा राजा लेकर गया है, तो इसका आंसर भी होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो चीज़ें आपको और इससे अलग की चीज़ें याद रखनी है, अगर ये पूछा जाए कि अखंड भारत का मुक्तिदाता या अखंड भारत का पहला राजा, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए भारत का पहला ऐतिहासिक राजा, तो भी आपका कौन सा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना, अखंड भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऐतिहासिक राजा ये भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगर ये पूछा जाए ना भारत का मुक्तिदाता, तो भारत के मुक्तिदाता के रूप में भी किसा जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो चीज़ें लिखाई जा रही है ना, ये लूसेंट से अलग की चीज़ें आपको नोट करनी है, क्योंकि ये इससे बाहर की चीज़ें जो एग्जाम में आई हुई है। तो भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य। इससे ऊपर वाले पॉइंट में जो दिया गया था कि अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था, और दक्षिण भारत जैन धर्म को लेकर कौन गया, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, ये सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर, किसके द्वारा हराया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कब हराया गया है आपका, 305 ईसा पूर्व। सन याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे का लिखा है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लेनिया की शादी या विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान किसे दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो विवाह की शर्त या संधि थी, उसमें 4 प्रांत दिए गए थे। पहला काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 4 प्रांत हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन की शिक्षा ली थी। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस व्यक्ति से जैन की शिक्षा ली थी, भद्रबाहु से ली थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो दिया गया है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का
राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज के बारे में। सेल्यूकस निकालदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। असल में दरबार में नहीं आया था, ये दहेज के रूप में आया था। यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, जब सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्लिनिया से विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये जो व्यक्ति है मेगास्थनीज, ये दहेज के रूप में आता है भारत। लेकिन एग्जाम में जो आता है कि यही पूछा जाता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन आया दहेज के रूप में था। किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था या आया था। सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। कितने भागों में है तो ये याद रखना, इंडिका 7 भागों में है। इसमें क्या लिखा? मेगास्थनीज के अनुसार जो चीजें, एक बार बोल देता हूं, यहां पे देख ले, देखो इसमें दिया गया मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। कितने भागों में थी? 7 भागों में थे। और मेगास्थनीज द्वारा ये लिखा गया है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। अगर ये पूछा जाए भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, किसका कथन है, तो बताना मेगास्थनीज का है। अब मेगास्थनीज कुछ कहानी लिखता है, उसे एक बार देख लेते हैं। लिखी पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उसके खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। उसके बाद लिखा है पाटलिपुत्र के बारे में, जो लिखा गया है आपका पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। आगे क्या लिखा है? 2 और 3 पढ़ लेते हैं, फालतू की चीजें हैं। देखो 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने होते थे। राजा का महल भी काठ का बना होता था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा था। अब ये जो बात की गई है इसके द्वारा, ये सब फालतू की बातें नए एग्जाम में आई हैं और नए एग्जाम में आएंगी। ठीक है, फालतू की चीज़ें छोड़ दो। हालांकि लूसेंट वाले फालतू चीज़ें लिखती नहीं, पर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखो आगे जो दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का विवरण एपियान्स, व्यक्ति का नाम याद रखना, एपियान्स ने किया था। यह किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास अर्थात संलेखना विधि द्वारा हो जाती है। अब जो चीज़ें इसमें दी गई हैं, इससे अलग की जो चीज़ें आपको याद रखनी है कि कर्नाटक की सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। अगर पूछा जाए तो कर्नाटक की सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में पढ़ेंगे बिंदुसार।